कोलरिज का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। काव्य में छंद की उपादेयता के संबंध में वर्ड्सवर्थ की मान्यता है कि वह अनिवार्य नहीं है और इसे उन्होंने अतिवादी छोर तक पहुंचा दिया जब ये कहा कि गद्य और छंदोबद्ध रचना में न तो कोई अनिवार्य भेद है और न हो सकता है। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा संबंधी मान्यताओं का जैसे कोलरिज ने विस्तृत खंडन किया है, वैसे ही छंद संबंधी मान्यताओं का भी और उपसंहार करते हुए वर्ड्सवर्थ के समान ही जोरदार ढंग से कहा है कि गद्य और छंदोबद्ध रचना में अनिवार्य भेद हो सकता है और होना चाहिए। छंद की अनिवार्यता का समर्थन करते हुए कोलरिज ने मुख्यतः छंद की उत्पत्ति तथा छंद के प्रभाव का निरूपण किया है। छंद की उत्पत्ति वे मानसिक संतुलन से मानते हैं। उनका कहना है कि भाव के उद्वेलन को नियंत्रण में रखने के लिए सहज प्रयास द्वारा जो मानसिक संतुलन आता है उसी से छंद की उत्पत्ति होती है, किंतु कुछ ही आगे चलकर वे छंद का अस्तित्व बढ़ी हुई उत्तेजना की अवस्था से जोड़ते हैं। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। संतुलन और उत्तेजना का अंतर्निहित विरोध कोलरिज को खुद खटकता है और वे समाधान का प्रयास भी करते हैं, किंतु समाधान संतोषप्रद नहीं हुआ है। छंद के प्रभाव की चर्चा करते हुए वह कहते हैं कि छंद सामान्य भावों के साथ अवधान की जीवंतता एवं संवेदनशीलता को बढ़ाने का साधन है। छंद के प्रभाव की चर्चा करते हुए कोलरिज क्या कहते हैं कि छंद सामान्य भावों के साथ अवधान की जीवंतता एवं संवेदनशीलता को बढ़ाने का साधन है। यह प्रभाव विस्मय की सतत उत्तेजना के साथ उत्सुकता की निवृत्ति और जागृति की आशुभावी पारस्परिकता से उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि छंद विस्मय को लगातार उत्तेजित किए रहता है और बारी बारी से उत्सुकता को शांत और जागृत करता रहता है। इसीलिए गद्य की तुलना में छंदोबद्ध रचना ध्यान को एकाग्र तथा भाव को दीप्त रखने में अधिक समर्थ है। इसलिए गद्य की तुलना में छंदोबद्ध रचना ध्यान को एकाग्र तथा भाव को दीप्त रखने में अधिक समर्थ है। कल्पित कथानक से आनंद प्राप्ति कैसे होती है? इस प्रश्न का समाधान कोलरिज ने यह कहकर किया है कि उतनी देर के लिए पाठक या प्रेक्षक के मन में अविश्वास का स्थगन हो जाता है। कल्पित कथानक वाले उपन्यास को पढ़ते या नाटक को देखते समय नाटक को देखते समय पाठक प्रेक्षक को ये ज्ञात रहता है कि वह जो पढ़ या देख रहा है वह मिथ्या है और मिथ्यात्व की प्रतीति से रस आनंद के बदले विरसता उत्पन्न होनी चाहिए, फिर भी उसमें आनंद आता है। ये कैसे होता है? कोलरिज का कहना है कि मनुष्य जितनी देर उपन्यास पढ़ता है या नाटक देखता है उतनी देर के लिए उसके अविश्वास का स्थगन हो जाता है और इस प्रकार वह कल्पित को यथार्थ और मिथ्या को भी सत्य मानकर उससे आनंद उठाता है। कोलरिज के अनुसार ये काव्य सत्य है, पर अविश्वास का स्थगन होता ही कैसे है, इस पर कोलरिज ने कुछ नहीं कहा। अविश्वास का स्थगन साधारणीकरण का ही एक पहलू है जिसका भारतीय काव्य शास्त्र में विशद विवेचन हुआ है। काव्य विधा के संबंध में कोलरिज का कहना है कि किसी विधा का निर्धारण अर्थात रचनाकार किस विधा में लिखे यह अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसे रचनाकार की प्रकृति, इच्छा, रुचि, शक्ति आदि, अथवा रचना का देश, काल, परिस्थिति, प्रयोजन आदि। मैथिली शरण गुप्त ने न उपन्यास की रचना की
और न प्रेमचंद ने महाकाव्य की। एक बात और ध्यान देने की है कि कोई रचना सामान्य रूप से किसी विधा के अंतर्गत आती है, अन्यथा उसका अपना पृथक वैशिष्ट्य हुआ करता है। प्रत्येक रचना का अपना व्यक्तित्व होता है और वह अपने ही नियमों से निर्देशित होती है। प्रत्येक रचना का अपना व्यक्तित्व होता है और वह अपने ही नियमों से निर्देशित होती है। प्रियप्रवास, साकेत और कामायनी तीनों महाकाव्य हैं, पर महाकाव्य की सामान्य संज्ञा के अतिरिक्त इनमें और क्या साम्य है? ये कहने को चंद्रकांता, गोदान और शेखर तीनों उपन्यास है, पर एक दूसरे से कितने भिन्न। आलोचक का काम उसी भिन्नता या विशिष्टता को उजागर करना है। केवल विधा का नाम ले लेना काफी नहीं है। विधा का निर्धारण काव्य वस्तु से होता है। काव्य सदा भाव प्रेरित होता है। भाव का अर्थ है अनुभूति या मानसिक ऊर्जा की उत्तेजित अवस्था, और चूंकि प्रत्येक भाव का अपना उचित स्पंदन होता है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति की पद्धति भी विशिष्ट होगी। काव्य वस्तु विधा का ही नहीं, छंद आदि का भी निर्धारण करती है। जो विषय वस्तु मुक्तक या प्रगीत के योग्य है, जैसे पंत का नौका विहार, उस पर महाकाव्य नहीं रचा जा सकता, और रामचरितमानस या कामायनी की वस्तु का समाहार मुक्तक में नहीं हो सकता। छंद का चयन भी विषय वस्तु के अनुसार करना पड़ता है। जो छंद श्रृंगार या वीर रस की व्यंजना के उपयुक्त होगा, वह करुणा की व्यंजना के नहीं। कॉलरिज के पूर्ववर्ती अनेक विचारकों ने, जिनमें हार्टली प्रमुख है, कहा था कि मानसिक क्रियाएं संवेदन मात्र है और स्नायु केंद्रों में होने वाले आणविक कंपनों का परिणाम है। जब मनुष्य की किसी ज्ञानेंद्रिय जैसे चक्षु या किसी बाह्य वस्तु, मकान, पेड़ आदि से सन्निकर्ष होता है, तो मन के स्नायु केंद्रों में कंपन होता है, जिससे वे परस्पर संपर्क में आकर इंद्रिय संवेदन को संभव बनाते हैं। अर्थात यह बोध होता है कि हमने अमुक वस्तु को देखा। यह प्रक्रिया प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय से उत्पन्न होने वाले संवेदन के साथ होती है। श्रोत्र से ध्वनि का, घ्राण से गंध का, रसना से रस का, त्वचा से स्पर्श का संयोग होने पर अणुओं के कंपन से ततत इंद्रियों का संवेदन होता है। इन सक्रिय संवेदनों को परस्पर मिलाकर बिंबों में परिणित करने का काम कल्पना का है। क्योंकि मन अचेतन है, इसलिए ये पूरी प्रक्रिया यांत्रिक रूप से चलती है, जिसे ज्ञान कहते हैं। वह स्मृति तथा तर्क की सहायता से सहचारी प्रत्ययों का संगठन मात्र है। आणविक कंपनों तथा उनसे उत्पन्न प्रत्ययों के साहचर्य का सिद्धांत प्रस्तुत करने के कारण इन विचारकों को साहचर्यवादी तथा यांत्रिक रूप में संवेदनों की उत्पत्ति सिद्ध करने के कारण यांत्रिकतावादी भी कहते हैं। ये तीनों संज्ञाएं प्रकरण भेद से इनके लिए प्रयुक्त होती है। इनके अनुसार असंबद्ध संवेदनों में संबंध स्थापना कल्पना द्वारा संपन्न होता है और वही बिंब का रूप धारण करता है। कल्पना के इस साहचर्य या यांत्रिकतावादी दृष्टिकोण के विरोध में कोलरिज ने अपना मत उपस्थापित किया और कांट, शेलिंग आदि प्रत्ययवादी दार्शनिकों से प्रभावित होकर कल्पना को चेतन शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित किया। कोलरिज का श्रेय दो बातों में है, एक तो कल्पना के स्वरूप निर्धारण में और दूसरे रम्य कल्पना से कल्पना के भेद निरूपण में। जैसा हमने पहले देखा है, कोलरिज की समालोचना का केंद्र बिंदु सृजन प्रक्रिया है। उन्होंने बल देकर कहा है कि परिनिष्ठित रचना के विवेचन की अपेक्षा उसकी सृजन प्रक्रिया का विवेचन समालोचना का प्रमुख प्रयोजन होना चाहिए। इसे ही ध्यान में रखकर काव्य के स्वरूप, प्रयोजन, प्रतिभा आदि पर विचार किया जाता है। क्योंकि काव्य सृजन का मूल आधार कल्पना है, इसीलिए कोलरिज ने कल्पना की भी विशद मीमांसा की है, जो उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। कोलरिज को
कल्पना के विवेचन की प्रेरणा वर्ड्सवर्थ के काव्य पाठ से मिली। उन पर उस काव्य पाठ का ऐसा गहरा और मोहक प्रभाव पड़ा कि वे उसकी विशेषताओं का मुहुर्मुह विवेचन विश्लेषण करते रहे और अंत में कल्पना का वह स्वरूप उपस्थापित करने में सफल हुए जिसने शताब्दियों के विवाद को समाप्त कर दिया। 18वीं शताब्दी तक इमेजिनेशन और फैंसी इन दो शब्दों के अर्थ में काफी अस्पष्टता और अनिश्चितता रही। कभी इन दोनों का प्रयोग पर्याय के रूप में हुआ, कभी फैंसी को श्रेष्ठ पद मिला तो कभी इमेजिनेशंस को। इस अव्यवस्था को दूर करने का श्रेय कॉलरिज को है। इस भाग के अंतर्गत इतना ही, बाकी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद। साथ बनाए रखिए।